हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर संगीता चौधरी एंड आई वेलकम एवरीबडी टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. These days the weather is so hot and humid in most of the states in India. The weather is very hot and there are people who are dying because of heat stroke. So हमको पता करना है हीट स्ट्रोक क्या है, क्यों होता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हीट स्ट्रोक एंड हाउ टू ट्रीट अ केस ऑफ हीट स्ट्रोक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है फ्रॉम आवर ब्रेन. देयर इज़ एन एरिया नोन एज हाइपोथैलेमस इन आवर ब्रेन विच कंट्रोल्स द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म. तो अगर हाइपोथैलेमिक फंक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ ऑल्टरेशन होता है, सो द नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी का हैम्पर होता है. हीट स्ट्रोक जो है वो दो तरह का हीट स्ट्रोक है. एक होता है नॉन एक्सर्शनल और क्लासिकल हीट स्ट्रोक और दूसरा होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक. So mainly we will concentrate regarding classical और non-exertional heat stroke. कब होता है और किन लोगों को होता है ये non-exertional और classical heat stroke? जो कि elderly population होते हैं and जो बहुत ज़्यादा टाइम तक sun के अंडर काम करते हैं, even without much of exertion also they may develop heat stroke if the weather is very hot, humid and they are working or they are doing minimal activities अंडर द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो एल्डरली पेशेंट को अगर पानी का एक्सेस कम है, दे आर ड्रिंकिंग लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, देन ऑल्सो इट में प्रेसिपिटेट हीट स्ट्रोक. क्लासिकल हीट स्ट्रोक एक्चुअली समर सीजन में होता है जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो हीट वेव्स हम बोलते हैं, जो हीट वेव्स होता है उसके वजह से हीट स्ट्रोक होता है, क्लासिकल हीट स्ट्रोक. जो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक है वो एक्चुअली यंगर पॉपुलेशन में होता है, जो एथलीट्स होते हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं, जिनको बहुत एक्सर्शनल एक्टिविटी, बहुत विगरस काम करना होता है अंडर द सन, दे डेवलप एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक. इसीलिए नाम को एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक रखा गया है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सर्शन, हैवी एक्सर्शन, दे डू डेवलप हीट स्ट्रोक. बट अभी जो चल रहा है समर सीजन में, बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो हो रहा है हीट स्ट्रोक, उसको बोलते हैं क्लासिकल हीट स्ट्रोक. तो क्लासिकल हीट स्ट्रोक में पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक. इनिशियली पेशेंट को डिजीनेस होगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन, वीकनेस, लेथर्जी ऐसा फीलिंग होगा. अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट को देयर इज सडन डेवलपमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है. पेशेंट का जो सांस है वो ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम टेकिपनिया बोलते हैं. पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीटिंग पेशेंट का बढ़ जाता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है एंड अल्टीमेटली पेशेंट में लॉस कॉन्शियसनेस, पेशेंट में गो इनटू कोमा ऑल्सो. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हीट स्ट्रोक. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली with all the symptoms there will be history of a prolonged exposure to the hot and humid temperature. So ये है symptoms of heat stroke. Now heat stroke की वजह से क्या क्या हो सकता है पेशेंट की बॉडी में, because of increased body temperature, because of increased core temperature which is usually more than 40.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोलते हैं कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हो तो उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं. तो पेशेंट को बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. पेशेंट में हैव हेपेटिक डिसफंक्शन, पेशेंट में हैव रीनल और किडनी डिसफंक्शन, पेशेंट विल हैव CNS डिसफंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, एंड द पेशेंट विल हैव कार्डियक डिसफंक्शन. जो लीवर एंजाइम्स है दे वर्क इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइमेटिक फंक्शन बहुत ऑल्टर्ड हो जाता है. And in case of exertional heat stroke, there is a typical thing that is known as rhabdomyolysis. Because of exertional activity in the muscle, there will be rhabdomyolysis, lysis of the muscle, which will ultimately result in acute renal failure. So these are the presentation or ultimate involvement of different organs in heat stroke. अभी हीट स्ट्रोक जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होता है. हीट स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए वी शुड एडवाइज पीपल नॉट टू बी अंडर द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग लिक्विड्स. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पानी पीते रहना है और अंडर द सन बहुत ज़्यादातर टाइम तक एट अ स्ट्रेच नहीं रहना है. ओके
धूप में ज़्यादातर टाइम नहीं बिताना है, छाँव में जाना है, पानी पीते रहना है इंटरमिटेंटली। एंड नॉट ओनली पानी, डिफरेंट लाइक पेशेंट को हम बोल सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं फ्रूट जूस वगैरह भी पीना है, हेल्दी डाइट में रहना है। एंड जो एल्डरली लोग हैं जिनको ज़्यादातर टाइम में हीट स्ट्रोक होता है, वो समटाइम्स कुछ मेडिकेशंस में रहते हैं, स्पेशली डायरेटिक्स, जिनकी वजह से इनको हीट स्ट्रोक ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। सो वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन देयर मेडिकेशंस एज वेल। एंड जो लोगों को पहले से हार्ट का बीमारी है, लीवर या किडनी डिसफंक्शन है, वो लोग भी ज़्यादा एट रिस्क होते हैं हीट स्ट्रोक डेवलप करने के लिए। सो ऑल द कंडीशंस शुड बी अंडर कंट्रोल, ऑल द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुड बी अंडर कंट्रोल, एंड द person should not be under the sun for a long time, and patient should be drinking lots of water, lots of liquid diet. So this is about how we can prevent heat stroke. Now हीट स्ट्रोक अगर होता है पेशेंट को, तो हाउ टू मैनेज ए केस ऑफ हीट स्ट्रोक? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव कूलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. As soon as we can diagnose a patient of heat stroke, the diagnosis, we do not have any specific test to diagnose heat stroke patient, but from the history of exposure to the sun for a long time and in a very hot and humid climate, and then the body temperature, core temperature being more than 40.5 degrees Celsius or 105 degree Fahrenheit, along with the other symptoms of heat stroke, we may think that we may suggest or we may diagnose the patient as having heat stroke. तो अगर पेशेंट को हीट स्ट्रोक होता है तो इमीडिएटली पेशेंट को इंट्यूबेशन का ज़रूरत हो सकता है, विच वी शुड कीप इन माइंड. अदरवाइज पेशेंट को एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, बिकॉज द पेशेंट विल नॉट बी इन अ कॉन्शियस अलर्ट स्टेट. सो इंट्यूबेशन का ज़रूरत हो सकता है पेशेंट को. एंड एक्टिव कूलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कूलिंग जो है, दो तरह का कूलिंग होता है. एक होता है इवापोरेटिव कूलिंग. इवापोरेटिव कूलिंग में हमको क्या करना होता है, पेशेंट को पहले छाँव में लेके जाना होता है. धूप से आप पेशेंट को छाँव में लेके जाइए, वहाँ पे पेशेंट को एक्सपोज कीजिए स्किन सरफेस एक्सपोज करने के बाद वहाँ पे स्प्रिंकल ऑफ कोल्ड वाटर देना है. पूरे बॉडी में कोल्ड वाटर से स्प्रिंकल करना है. एंड देन जो फ़ैन वगैरह होता है, फ़ैन वगैरह चालू करने से पेशेंट को मॉइस्चर जो होता है वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा आफ्टर यू स्प्रिंकल द वाटर एंड पुट ऑन द फैन, एंड पेशेंट को अच्छा फील होने लगेगा. अदर देन दैट हम कोल्ड पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं. कोल्ड पैक जो है उनको एक्जिला में, फिर ग्रोइन में, नेप ऑफ द नेक में हम रख सकते हैं. उससे भी पेशेंट को आराम मिलता है. एंड देयर आर कमर्शियली अवेलेबल कूलिंग ब्लैंकेट्स जो यूज़ कर सकते हैं हम, बट दैट इज़ नॉट सो मच इफेक्टिव लाइक स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड देन यू पुट ऑन द फैन एंड ऑल. तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को. एंड द अदर वे ऑफ कूलिंग इज़ इमर्सिव कूलिंग. इमर्सिव कूलिंग में क्या होता है, इमर्सिव कूलिंग में पेशेंट को आइस कोल्ड वाटर में इमर्स किया जाता है. बट देन अगेन इट इज़ रिस्की बिकॉज ऑफ इमर्शन इन द आइस कोल्ड वाटर. द पेशेंट में डेवलप पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग विच मे बी डिट्रीमेंटल अगेन. सो बहुत ही कॉशियस रहना है अगर हम पेशेंट को इमर्सिव कूलिंग मेथड से अगर हम पेशेंट को कूल कर रहे हैं तो. सो द मेन थिंग इज़ एक्टिव कूलिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स IV फ्लूइड भी दे सकते हैं हम. इंट्रावेनसली कोल्ड फ्लूइड हम इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट में. दैन कोल्ड वाटर गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, कोल्ड वाटर पेरिटोनियल लवाज कर सकते हैं. इससे भी पेशेंट को आराम मिलता है, पेशेंट को इम्प्रूव होने का चांसेस रहता है. सो ऐसे हम पेशेंट को एक्टिव कूलिंग कर सकते हैं. अदर देन एक्टिव कूलिंग ऑल्सो हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है. जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो पेशेंट may go into high output cardiac failure which may result in hypotension. तो पेशेंट को आइनोट्रोप लाइक डोपामिन, डोब्यूटामिन वगैरह का ज़रूरत हो सकता है. पेशेंट को फ्लूइड्स देना है. देन पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो रहा है, देयर इज चांस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइक हाइपरनेट्रीमिया एंड ऑल, देन वी नीड टू करेक्ट दिस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर पेशेंट को एरिथमियाज हो रहा है तो एक्टिवली एरिथमिया ट्रीट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वंस वी कूल द पेशेंट, एक्टिव कूलिंग ऑफ द पेशेंट may terminate the arrhythmias. So antiarrhythmic medications is not usually needed for this group of patients. And lastly, एक important चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है कि in cases of heat stroke, the use of paracetamol is not so beneficial. It does not have a therapeutic role. एंड अगर हम सेलिसाइलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो सेलिसाइलेट्स एक्चुअली वो कोआगुलोपैथी का चांसेस बढ़ा देता है.
हाइपरथर्मिया, हीट स्ट्रोक पेशेंट को कोआगुलोपैथी होने का चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ ऑल द डिरेंजमेंट्स इन वास्कुलर एंडोथेलियम, then different enzymes becomes non-functional, there is decreased level of fibrinogen, prothrombin. Ultimately ये सब क्या करता है, coagulation cascade को एक्टिवेट करता है एंड देयर इज चांस ऑफ कोआगुलेशन एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन भी पेशेंट को हो सकता है. सो सैलिसाइलेट्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ कोआगुलोपैथी. अगर हम पैरासीटामोल देते हैं तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि हीट स्ट्रोक पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम होता है, एंजाइम्स वगैरह बढ़ जाता है एंड पैरासीटामोल इज़ हेपाटोटॉक्सिक. सो पैरासीटामोल भी हम अवॉइड कर सकते हैं इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक. सो बेसिकली देयर इज़ नो थेराप्यूटिक बेनिफिट फाउंड विद द यूज़ ऑफ एंटीपायरेटिक एजेंट्स जो हम नॉर्मल फीवर में जैसे यूज़ कर सकते हैं पैरासीटामोल एंड ऑल, बट हीट स्ट्रोक में उनका कोई थेराप्यूटिक रोल नहीं होता है. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्टिव कूलिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. अगर हम हीट स्ट्रोक ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट का बचने का चांसेस बहुत कम हो जाता है. सो एवरीबडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड डाइट इन दिस हॉट ह्यूमिड डेज एंड प्लीज़ आप लोग ज़्यादातर टाइम प्रोलॉन्ग टाइम सन के नीचे, धूप के नीचे मत रहिए, छाँव में रहिए, काम कीजिए वहाँ पे एंड बहुत हेवी एक्सर्शन नहीं करना है. Okay, heavy exertion under the sun is not to be done. So take care everyone. Thank you.